IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का आ रहा है आईपीओ। आईपीओ का साइज भी ना 4500 करोड़ से ऊपर का है, मतलब काफी बड़ा आईपीओ होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंटर्स, फिर समझेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को और वैल्यूएशंस को, और फिर फाइनली जिस ईज से और जिस सिंप्लिसिटी से आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन ऑन द फेस ऑफ इट आज के दिन पे क्या बन रहा है और क्या है लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस, हर एक पॉइंट को डिटेल में जाके आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल, क्लियर कट एंड टू द पॉइंट ये वीडियो होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे, आपको ये ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 98,000 से ज्यादा मेंबर्स ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुके हैं। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं। 1986 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और सारी की सारी ओनरशिप आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अब इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो टोटल बिजनेस 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तीनों को सिंप्लीफाई करते हैं और एक एक चीज समझना शुरू करते हैं। IRFC का सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है अक्वायर करना और फिर आगे लीज पे देना जितने भी रोलिंग एसेट्स होते हैं। रोलिंग एसेट्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, वैगन, ट्रक, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, लोकोमोटिव, कोचेस, ये सभी हमारे पास रोलिंग एसेट्स के एग्जांपल आते हैं। चाहे इन्हें एक्वायर करके आगे लीज पे देना या फिर इनके इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट की बात हो, ये सारे के सारे काम IRFC करती है इंडियन रेलवेज के लिए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को इंडियन रेलवे के लिए लीज करना। ये जो टोटल लीजिंग टर्म होती है 30 इयर्स की होती है। इसमें से पहले 15 साल होते हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रिकवरी और नेक्स्ट 15 साल होती है लीज रेंट की रिकवरी। काफी बेहतरीन मॉडल है और 30 साल के बाद जो भी एसेट होता है वो ये इंडियन रेलवे को बिल्कुल रिड्यूस प्राइस में आगे बेच भी देती है, क्योंकि इनका रेवेन्यू ऑलरेडी इस समय तक हो चुका होता है। ये सारे के सारे कॉस्ट प्लस लीज अरेंजमेंट होते हैं, इसीलिए इनका जो नेट मार्जिन होता है वो काफी अच्छा होता है और IRFC के लिए काफी स्टेबल बिजनेस पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है इंडियन रेलवेज की सब्सिडरीज को कुछ अमाउंट लेंड करना। इसमें भी सबसे मेजर अमाउंट लेंड होता है RVNL को। इसके अलावा कोंकण, रेलटेल, ऐसे काफी सारी सब्सिडीज है इंडियन रेलवेज की जिसको IRFC लेंडिंग की एक्टिविटी करती है। तो ये 3 मेजर एक्टिविटीज होती है IRFC की और यही 3 सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी भी है। इन 3 एक्टिविटी में से सबसे ज्यादा मार्जिन वाली एक्टिविटी की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बचता है, वो तो होती है थर्ड एक्टिविटी, मतलब लैंड करना कुछ अमाउंट इंडियन रेलवेज की सब्सिडीज को। पर ये इतना मेजर अमाउंट नहीं है, पर इधर सबसे ज्यादा मार्जिन मतलब प्रॉफिट मार्जिन हायर है, बट ये सबसे मेन बिजनेस नहीं है, ये हमें समझना जरूरी है। उसी के साथ अगर बात करें वॉल्यूम्स की ना, 1334 बिलियन का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था इंडियन रेलवेज का 2019 में से। इसमें से 39.34% मतलब 525 करोड़ से ऊपर का बिजनेस ना, ऊपर का एसेट्स IRFC ने फाइनेंस किया था। मतलब काफी मेजर बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंडियन रेलवेज का होता है वो सारा का सारा IRFC के थ्रू रूट हो जाता है। IRFC के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है इनकी मोनोपोली बिजनेस, जो कंप्लीटली इंडियन रेलवेज जैसे से डेवलप होगा, इंडियन रेलवेज ग्रोथ करेगा वैसे ही IRFC भी ग्रो करेगी। ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये आता है इनके एडवांटेज में कि इनकी क्रेडिट रेटिंग ना हमेशा ही बेहतरीन रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी बोल सकते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी बोल सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ना इनकी रेटिंग हमेशा अच्छी रहेगी। क्योंकि रेटिंग अच्छी है इसलिए इन्हें लोन भी काफी सस्ती रेट में मिलते हैं। ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनको लोन तो सस्ते मिलते ही है, साथ ही साथ ना इनका मार्जिन भी हमेशा टेक केयर किया जाता है इंडियन रेलवेज के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्योंकि इंडियन रेलवेज इनके पीछे खड़ी है तो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी होगी, जो अभी हम देखने भी वाले हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एसेट लायबिलिटी मिक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है दोस्तों, एसेट लायबिलिटी मिक्स तो अच्छा होना बनता भी है। और फाइनल पॉइंट होता है काफी बेहतरीन और काफी एक्सपीरियंस इनके पास टीम है। कंपनी के प्रमोटर की बात करी जाए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी के प्रमोटर के जैसे ऐड करता है। अब कुछ फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालते हैं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले है एसेट्स। एसेट्स रेगुलरली बढ़ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हैं। काफी ज्यादा एसेट हैवी ये कंपनी होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू भी आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 2018 से 19 में ऑलमोस्ट 18% से ऊपर का रेवेन्यू बढ़ा है। 19 से 20 में 22% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, तो रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी अच्छी है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, 20,000 मिलियन था 2018 में, 2019 में बढ़ के हो गया 21,400 मिलियन के आसपास, और 2020 में 31,920 मिलियन का था। अगर हम हाफ ईयर क्वार्टर की बात करें, जो पहले 6 महीने इसकी बात करें, तो इसके भी रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी अच्छे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, थोड़े से कम हो सकते हैं, बट इतना इंपैक्ट तो ना कंप्लीट कोविड की वजह से हर कंपनी को पड़ा है। बाकी बात करी जाए इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, उसी के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेवेन्यू, टोटल एसेट्स की, तो कंपनी काफी ज्यादा फाइनेंशियली साउंड हमें दिख रही है। अब फाइनली बात करते हैं वैल्यूएशंस की। जिस रेट पे इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है काफी ज्यादा फेयरली वैल्यूड है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखें 2020 का 2020 का तो 1.02 है, उसी के साथ साथ 2021 2021 का देखें प्राइस टू बुक वैल्यू तो 0.97 है। पी रेशियो देखे 2020 का तो 7.65 है, और पी रेशियो देखे 2021 का तो 8.18 है। मतलब काफी ज्यादा फेयरली वैल्यूड ये कंपनी आ रही है। ओवर वैल्यूएशन, बहुत महंगा ये आईपीओ नहीं आ रहा है। अब कुछ आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 18th ऑफ जनवरी को, क्लोज हो रहा है 20th जनवरी को। अगर मुझे पर्सनली इसमें अप्लाई भी करना हुआ तो 20th जनवरी 2 बजे से पहले पहले मैं अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एंड में कई बार काफी दिक्कतें आ जाती है। अलॉटमेंट फाइनल होगा 25th को, 27 से रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कई बार रिफंड मिलते मिलते 2 से 3 दिन लग जाते हैं। शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 28th को, और ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी 29th को, और हम 29th को ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बजट से जस्ट पहले इस आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है, और बजट से जस्ट पहले ना, चाहे वो आईआरसीटीसी कंपनी हो या फिर हो कोई भी रेलवे से रिलेटेड डिपार्टमेंट, उसमें थोड़ा बहुत स्पाइक हमें मिलता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए होने वाला है। अगर हम लॉट के साइज की बात करें तो 575 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, 14,950 का एक लॉट लगेगा। ऑलमोस्ट 15,000 हम सभी को पता है ये एक लॉट होने वाला है। मैक्सिमम हम लगा सकते हैं 13 लॉट्स रिटेल कैटेगरी में, जो रफली 1,94,350 का अमाउंट बन जाएगा। पर अगर मैं पर्सनली अप्लाई करूंगा तो रिटेल में हमेशा एक ही लॉट अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये अमाउंट तो ओवर सब्सक्राइब होता ही है। ओवर सब्सक्राइब होने के बाद हमेशा एक ही लॉट कंसिडर किया जाता है। आईपीओ से पहले की प्रमोटर की होल्डिंग डिस्कस करी जाए तो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। आईपीओ के बाद 86% की होल्डिंग रहने वाली है। अगर हम आईपीओ के टोटल साइज की बात करें तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, 4633 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है, जिसमें से 2/3 तो हो रहा है फ्रेश इक्विटी शेयर्स का इशू, और 1/3 हो रहा है ओएफएस। ओएफएस का अमाउंट क्योंकि कम है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। प्राइस बैंड होने वाला है 25 से 26। अगर हमें अप्लाई करना है कभी भी आईपीओ में तो हमेशा हम यूज करेंगे कट ऑफ प्राइस। जिस प्राइस पे कट ऑफ होगा यूजुअली वो 26 ही होता है, उस रेट पे अगर हमें अलॉटमेंट मिलना होगा तो मिल जाएगा। लास्ट बात करनी होगी ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, इक्विटी इन्फ्यूज करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट में, डेवलपमेंट में काम आए। और सेकंड ऑब्जेक्टिव जो हर समय सेम होता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रिलेटेड। अब फाइनली हमें यह समझना पड़ेगा क्या इस कंपनी में मुझे लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन से और मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन क्या हो रहा है। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है ना, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स मिल जाएंगे, जहां पे आप कंफर्टेबल हो डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट भी बन सकते हैं। प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस जहां पे मैं पर्सनली काफी एडिशनल अपडेट्स डालता हूं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल पॉइंट पे कि मेरा पर्सनल यहां पे एक्सपेक्टेशंस क्या हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिस्टिंग इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। इस आईपीओ की साइज को देखते हुए और टाइमिंग को देखते हुए आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग 6% से लेके 15% के बीच की लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन में, आज के मार्केट को देखते हुए, आज के सिनेरियो को देखते हुए मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस बन रही है। मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन इस आईपीओ में फाइनल डे पे डिसाइड करूंगा। देखिए, दो कैटेगरी के आईपीओ होते हैं। पहली कैटेगरी का आईपीओ तो ये होता है कि मेरा पहले ही दिन डिसाइड हो जाता है कि मुझे तो इस आईपीओ में 100% अप्लाई करना ही है। उन सब आईपीओ को मैं पहले दिन आपको बता देता हूं कि मैं इसमें तो 100% अप्लाई करूंगा। सेकंड होता है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना, एटलीस्ट मैं पर्सनली इस आईपीओ को क्लियर कट ना बोल रहा हूं। सेकंड टाइप के। और थर्ड टाइप के आईपीओ जो काफी कम होते हैं, जिसमें मैं मेरा पर्सनल डिसीजन थर्ड डे पे लेता हूं, सब्सक्रिप्शन लेवल को देखते हुए, बुक बिल्डिंग को देखते हुए, बाकी सारी चीजों को देखते हुए लेता हूं। ये आईपीओ ऐसा ही होने वाला है जिसका मैं पर्सनल डिसीजन फाइनल डे पे लेने वाला हूं। ऑन दी फेस ऑफ इट आज के दिन बात करी जाए तो कंपनी अच्छी है, काफी सस्ते वैल्यूएशन पे आ रही है, मोनोपोली बिजनेस है तो अच्छा लग रहा है सब कुछ। बट क्योंकि मेरा पर्सनल डिसीजन ना हमेशा सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट रहता है कि क्या मुझे लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा।
लिस्टिंग इनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फाइनल डे पे इसमें डिसाइड करने की कोशिश करूंगा। अभी तक मेरा पर्सनल आउटलुक इस आईपीओ में पॉजिटिव ही है, ये मुझे आपको बताना जरूरी था। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। हर एक फैमिली मेंबर के नाम पे, इवन एचयूएफ के नाम पे भी डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। मेरे पास पर्सनली भी इवन एचयूएफ के नाम पे डीमैट है। लगे यूजफुल तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। उसी के साथ साथ अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।